Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th and 17th of July. दोनों दिनों का हम थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स देख लेंगे और आज का एडिटोरियल भी देखेंगे. कल की जितनी न्यूज़ थी वो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि कल वीडियो नहीं बन पाया था. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एडिटोरियल्स ऑफ टुडे. दो एडिटोरियल हैं जो कि आज बहुत अच्छे आए हैं. पहला है राकेश सूद द्वारा लिखा गया आर्टिकल है ईरान टाइज नीड्स क्वाइट डिप्लोमेसी. जो ये आर्टिकल है ये GS2 के टॉपिक का है. GS2 का इंडिया एंड द नेबरहुड रिलेशनशिप्स या इम्पैक्ट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ अदर नेशंस ऑन इंडिया. ये टॉपिक जो है GS2 का टॉपिक है. वहां से ये टॉपिक आप कनेक्ट कर सकते हो, इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो. ईरान टाइज नीड क्वाइट डिप्लोमेसी. नाउ दिस इज एन आर्टिकल रिटन बाय राकेश सूद जो कि ये बताएगा किस तरीके से इंडिया और ईरान के जो टाइज हैं उनमें डेवलपमेंट हुआ है और किस तरीके से चाइना, जिसने कि बीच में इंटरफेरेंस करके हो सकता है कि अपनी पॉलिसी से इन्फ्लुएंस कर दिया है ईरान को, जिसकी वजह से इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आने लगी. नाउ द प्रॉब्लम स्टार्टेड विद द 628 किलोमीटर लॉन्ग रेल ट्रैक बिटवीन चाबहार एंड जहीदान, जो कि आपके ईरान में ही है. दोनों चीज़ें ठीक है ना. तो चाबहार से लेकर के जहीदान के बीच में जो रेलवे लाइन थी 628 किलोमीटर की, वो बनानी थी. इसके बाद ये जहीदान से पूरा आगे जाके जरांज दिलाराम तक ये जाती पूरी लाइन. और जरांज दिलाराम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है उसका. ये लाइन अभी बची हुई थी जिसका कंस्ट्रक्शन इंडिया करने वाला था. ना ठीक है, दिस वॉज द स्टोरी सो फार. नाउ इंडिया हैज़ बिन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट. जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर कर दिया गया है. ईरान हैज सिंस क्लैरिफाइड दैट इट इज नॉट द केस दैट इंडिया कुड ज्वाइन द प्रोजेक्ट एट अ लेटर स्टेज. अब ईरान ने एक नया डेवलपमेंट ये किया है. ईरान ने ये कहा है कि इंडिया जो है इस स्टेज से बाहर अभी हुआ है, लेकिन आगे किसी लेटर स्टेज में अगर वो चाहे तो ज्वाइन भी कर सकता है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन हेयर. काफी इंपॉर्टेंट चीज है. क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ईरान जो है इट इज कीपिंग इट्स डोर ओपन फॉर द इंडियन डिप्लोमेसी टू एक्ट ऑल्सो. इट इज कीपिंग इट्स डोर ओपन फॉर द इंडियन डिप्लोमेसी टू एक्ट. अब वो चाहता है कि इंडियन डिप्लोमेट्स एक्ट करें और आगे लेटर स्टेज में चाहें तो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं. अब ये जो रेलवे लाइन है इसके लिए जो इंडियन कंपनी थी वो थी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, IRCON. दिस कीप्स द डोर ओपन फॉर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड व्हिच हैज बीन एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट इवन एज इंडिया कंटिन्यूज विद द डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट. तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो था वो इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहा था. ठीक है, उसने अभी बीच में सर्वे भी किया था. पूरी रेलवे लाइन की जो पूरी साइट विजिट थी वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी. तो नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चाबहार पोर्ट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रेलवे लिंक दैट इज गोइंग टू बी देयर. सो दिस वाज प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी विद द अफगानिस्तान. ये हमको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा था अफगानिस्तान से, जो पूरा सेंट्रल एशिया था उसको कनेक्ट कर रहा था. प्लस आवर डिपेंडेंस ऑन द कराची पोर्ट ये खत्म हो जाती. जो कराची पोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है इन ऑर्डर टू रीच अफगानिस्तान, इन ऑर्डर टू रीच द सेंट्रल एशियन रीजन, वो खत्म हो जाती. ठीक है ना. सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. 2003 से ईरान और जो बेसिकली ईरान, काबुल और दिल्ली, यानी कि इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, ये तीनों कंट्रीज जो है इस बेसिकली 2003 से ही लगे हुए थे कि ये सारी चीजें स्टार्ट हो. नाउ दिस चाबहार पोर्ट, वन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इट इज ऑन द ईरान मकरन कोस्ट. ओके, तो ईरान के मकरन कोस्ट में है. इट इज जस्ट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द कांडला पोर्ट से केवल 1000 किलोमीटर दूर पे है. एंड इट इज वेल सिचुएटेड देयर. ये काफ़ी अच्छे से सिचुएटेड है. जो आपका ये वाला रीजन है ना, गल्फ ऑफ ओमान के पास वाला रीजन, वहाँ से ये सिचुएटेड है. एंड दिस रेलवे लाइन वाज फ्रॉम चाबहार टू जहेदान. ओके, चाबहार टू जहेदान थी और फिर उसके बाद 200 किलोमीटर और जाती जरांज वाले रीजन में. एंड जरांज इज इन अफगानिस्तान. तो अगर आप लोग पूछते रहते हैं ना कि सर इंपॉर्टेंट लोकेशंस बताइए जो कि यूपीएससी पूछ सकते हो, तो ये जरांज जरूर पूछ सकता है. और जरांज आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि ये ईरान में है कि अफगानिस्तान में है, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे. तो याद रखिएगा कि जहेदान वाला जो रीजन है वो ईरान में है और जो जरांज वाला रीजन है वो आपका अफगानिस्तान में. सो दिस इज अनदर थिंग जो कि आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस एज फ्रॉम द मैप पर्सपेक्टिव. उसके हिसाब से आप इसको याद रखिएगा. ठीक है ना. अब हो क्या रहा था, देखो हुआ क्या. इरकॉन बेसिकली दे प्रिपेयर्ड द इंजीनियरिंग स्टडीज, दे एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट. इरकॉन इंटरनेशनल ने ऑलरेडी ये सब चीजें कर चुकी थी. ठीक है. मीनवाइल इंडिया कंसंट्रेटेड ऑन द 220 किलोमीटर रोड टू कनेक्ट जरांज टू दिलाराम ऑन द हेरात हाईवे. तो ये जो रोड थी जरांज दिलाराम, जो ये था ऑन द हेरात हाईवे, ये जरूर इंडिया ने कंप्लीट किया. दिस वाज कंप्लीटेड इन 2008 एट द कॉस्ट ऑफ $150 मिलियन. तो $150 मिलियन में इंडिया ने ऑलरेडी इसको कंप्लीट किया हुआ था. अगर आप इंडियन साइड का वो सुनो तो इंडिया ने अभी भी ये कहा है कि जो रिस्पॉन्स था वो ईरान साइड से स्लो था. मतलब ईरान ने दिसंबर 2019 के बाद कोई चीज नहीं बताई, इस कारण से उन्होंने एक्ट नहीं किया. ऑब्वियस सी बात है, जो कंट्री जहां पे बन रहा है उसको बताना चाहिए था, वो एक्ट कर पाएंगे ना. कुछ और माइलस्टोन भी है. अनदर माइलस्टोन वाज द साइनिंग ऑफ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट
on establishment of international transport and transit corridor between Afghanistan, Iran and India. इंडिया अफगानिस्तान ईरान के रिलेशनशिप में एक और माइलस्टोन तब आया जब ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर. इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर का एग्रीमेंट भी किया गया, साइन किया गया इन तीनों कंट्रीज के बीच में. इन एडिशन टू 85 मिलियन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडिया आल्सो कमिटेड टू प्रोवाइड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ रुपीज ऑफ $150 million फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी एंड पोर्ट कंटेनर ट्रैक्स. ओके, तो पोर्ट कंटेनर ट्रैक्स के लिए इंडिया ने $150 million का एग्रीमेंट भी किया था. लाइन ऑफ क्रेडिट जो होती है वो भी एक्सटेंड करने की बात की थी. सो दीज आर सम ऑफ द गोल्डन पॉइंट्स इन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड ईरान. ठीक है ना, तो ये सारी चीजें चल रही थी. अब इसके बाद हुआ क्या कि यूएस के सैंक्शंस आ गए, यूएस ने एक्ट करना शुरू कर दिया. यूएस ने जब सैंक्शंस लगा दिए तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट में स्लोनेस आ गई. ठीक है ना, दिस इज व्हाट ऑथर वाज टू कन्वे कि ईरान और इंडिया से ज्यादा इसमें यूएस का भी एक रोल है. दूसरा उन्होंने पॉइंट ये भी दिया है कि द प्रोजेक्ट हैज सफर्ड डिलेज बिकॉज ऑफ द टाइम टेकन बाय द यूएस ट्रेजरी टू एक्चुअली क्लियर द इंपोर्ट ऑफ हैवी इक्विपमेंट. अब ये जो कंस्ट्रक्शन होता है पूरे रेलवे लाइन का, पूरे ये सारी चीजों का, इसमें बहुत ज्यादा हैवी उसके मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि गैंट्री क्रेन्स की जरूरत पड़ती है, मोबाइल हार्बर्स की जरूरत पड़ती है, क्रेन्स की जरूरत पड़ती है. So US Treasury they actually delayed the import of these heavy equipments for the Indians. Okay, तो इन्होंने ये चीज डिले कर दी US Treasury ने. ये भी एक रीजन है कि क्यों प्रोजेक्ट में डिले हुआ. What was the reason of the delay in the project? तो ये भी आपको ये जानना, आंसर राइटिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. नाउ इसके बाद हम देखें तो एक और प्लान इसके साथ ये है कि दिस जो जरान जहीदान और ये वाला जो रीजन है, इसके साथ एक प्लान ये भी है कि लिंक इट विद द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टुवर्ड्स बंदर अंजाली ऑन द कैस्पियन सी. तो बंदर अंजाली जो कैस्पियन सी में है उसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उससे भी इसको कनेक्ट करने का एक प्लान है ऑलरेडी इसके साथ. ठीक है ना, तो ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. ना वाई ईरान नीड्स चाइना, ईरान को चाइना की भी जरूरत है. क्यों? क्योंकि चाइनीज सबसे अच्छे से टैकल कर सकते हैं यूएसए को. अगर हम अभी देखें कि यूएसए जो सैंक्शंस के लिए धमकी देता है, यानी काटसा एक्ट की जो धमकी देता है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी, ये वाला जो एक्ट है सैंक्शंस एक्ट, तो इसको जो काउंटर करने की कैपेबिलिटी चाइना में है वो कैपेबिलिटी इंडिया के पास नहीं है. दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि पहले तो ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास नहीं है. दूसरी चीज, चाइनीज ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. चाइनीज कैन इन्वेस्ट अ लॉट. उनकी जो डिप्लोमेसी है वो चेकबुक डिप्लोमेसी कहलाती है, दैट इज नोन एज द चेकबुक डिप्लोमेसी. तो ये जो चेकबुक डिप्लोमेसी है ये चाइना बहुत ज्यादा अच्छे से प्ले कर सकता है. ठीक है ना. दूसरी चीज, चाइना ने तब भी इनके साथ मतलब कि ट्रेड रिलेशंस क्लोज रखे जब कोई कंट्री ट्रेड रिलेशन क्लोज नहीं रख रहा था. सो दिस इज वन थिंग जहां पे कि आपको दिखता है कि चाइना इज एसेंशियल फॉर द इरानियंस. reluctant to be tied into too close a Chinese embrace, Iran kept the negotiations going for a year. पहले ईरान को पता था कि चाइनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने बहुत दिनों तक निगोशिएशन चलाते रहे. सोच रहे थे कि कोई दूसरी कंट्री आएगी, हेल्प करेगी, ये करेगी, बट जब ऐसा नहीं हुआ तब उन्होंने चाइनीज के साथ क्लोजनेस रखी. और अभी जो रिसेंटली पैक्ट हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा कि 25 सालों तक वो इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड इसके बदले में ईरान जो रहेगा वो उनको 25 साल तक कंसेशनल अमाउंट में ऑयल ट्रांसफर करता रहेगा. सो दिस इज वन मतलब कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ईरान और चाइनीज़ रिलेशनशिप में आगे मतलब जो प्रोग्रेस हुई है काफ़ी ज़्यादा है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें. Meanwhile, tensions in the region has been growing since last year with missile attacks in Saudi Arabia claimed by Houthis and a US drone strike in January killing the Islamic Revolutionary Guard Corps Chief General Qasim Soleimani. तो ऑथर ने ये कहा कि ईरान बहुत दिनों तक अब इस तरह से आइसोलेटेड नहीं रह सकता था. ईरान कैन नॉट बी लेफ्ट आइसोलेटेड फॉर लॉन्ग बिकॉज देयर वर मेनी टेंशंस गोइंग ऑन इन द रीजन. चाहे वो मिसाइल अटैक्स हो जो सऊदी में अरेबिया में हुए हाउदीज के कारण, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि हाउदीज को हेल्प करते हैं ईरानियंस. और हाउदीज कहाँ पे है? यमन में है, याद रखिएगा, हाउदीज आर इन यमन एंड दे वर अटैकिंग द सऊदीज फोर्सेस एंड सऊदी वाज क्लेमिंग दैट इट इज द अटैक ऑफ ईरानियंस. तो वहाँ टेंशन चल रही थी. दूसरा जो चीज़ था कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC, उसके जो जनरल कासिम सुलेमानी हैं, उन्होंने बेसिकली उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक्स विच वर कंडक्टेड बाय यूएसए. तो यूएसए ने स्ट्राइक्स कराई और उस कारण से उनकी डेथ हुई. तो ये काफ़ी बड़े रीजंस थे जिसमें कि ईरान बहुत दिनों तक
खुद को आइसोलेटेड नहीं रख पाया, एंड दिस वाज वन रीजन व्हाई दे एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ चाइनीज, इसलिए उन्होंने चाइनीज को ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश की। एंड बहुत सारे वहां पे अटैक ऑलरेडी हो रहे थे, ठीक है ना, इंक्लूडिंग अ बैलिस्टिक मिसाइल लिक्विड फ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कि खोजीर में है, ईरान की जगह, ये भी याद रखिएगा, खोजीर जो है वो ईरान की जगह है, एंड एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूग असेंबली जो कि नतांज में है, वहां पर ये अटैक ऑलरेडी हो चुके थे, ठीक है ना। तो यूएस एंड इजरायली अटैक्स काफी ज्यादा वहां पे होते रहते थे। तो ये सारी चीजें थी जिसके कारण से ईरान खुद को बहुत दिनों तक आइसोलेटेड नहीं रख सकता था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई चाइना वाज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है ना। रिसेंटली जेसीपीओ यानी कि अगर आपसे कोई पूछे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, अगर ये टर्म पूछे कि किससे रिलेटेड है, तो दिस इज द ईरान न्यूक्लियर डील, इट इज रिलेटेड टू ईरान न्यूक्लियर डील। तो रिमेंबर दैट जेसीपीओ इज रिलेटेड टू ईरान न्यूक्लियर डील। और अभी रिसेंटली यूएसए ने फिर से बोला कि जो न्यूक्लियर डील है उसका वायलेशन किया है ईरान ने, इसलिए उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। सो दे पुट द सैंक्शंस देयर। नाउ तेहरान बैलेंसिंग एक्ट, ये जो चीज़ है, ये ऑथर ने बताया कि किस तरीके से ईरान जो है वो बिल्कुल एक बैलेंस बनाना चाहता है इंडिया और चाइना के बीच में, जैसे कि इंडिया बनाती थी पहले यूएसए और ईरान के बीच में, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे थे और इंडिया को अपने चाबहार पोर्ट का काम कंप्लीट कराना था। तो यूएसए ने एक एक्सेप्शन दिया था चाबहार पोर्ट के टाइम पे, बिकॉज दिस वॉज हेल्पफुल फॉर द अफगानिस्तान रीजन, तो अफगानिस्तान के लिए हेल्पफुल था, इसलिए उन्होंने एक्सेप्शन दिया था, ओके। बट यूएसए वॉज गोइंग फॉरवर्ड विद द पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, तो वहां पे जो बैलेंस इंडिया बना रहा था यूएसए और ईरान के बीच में, अब वही आपको रिलेशनशिप दिख रहा है कि ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड ऑल, ओके। तो इस तरीके से चीज ऑथर ने यहां पे बताई है। आगे अगर मूव करें तो ऑथर का कहना है कि एक जो थोड़ा दिक्कत वाली बात यह है कि ऐसा र्यूमर सुना जा रहा है कि चाइना को किश आइलैंड, जो कि आपके ईरान के रीजन है किश आइलैंड, वहां पे चाइनीज ट्रूप्स आ जाएंगी एंड दे विल बी सिक्योरिंग द चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन ईरान। तो यहाँ पे किश आइलैंड का नाम भी आया, तो इसको भी याद रखेगा, किश आइलैंड वाला रीजन है, उसको हो सकता है कि चाइनीज फोर्सेज वहां पर आ जाए, दे विल बी सेटिंग अप अ बेस देयर एंड देन दे विल बी मॉनिटरिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन ईरान रीजन, ठीक है ना। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट में हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। Iran may well be considering a long-term partnership with China, but Iranian negotiations are wary of growing Chinese mercantilist tendencies. अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, ईरान ने भले ही चाइना को बहुत ज़्यादा मौका दे दिया है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं चाइना की जो मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज रहती हैं उसके बारे में पता है, एंड दैट इज द रीजन वाई ईरान ने अभी भी डोर्स ओपन रखे हैं, ये बोल करके कि लेटर स्टेज में अगर इंडिया चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया को ये देखना चाहिए कि वो किस तरीके से क्वाइट डिप्लोमेसी का यूज करके किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, एंड क्योंकि इंडिया ईरान बहुत कुछ शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड ईरान दे ऑल्सो शेयर एन एंटीपैथी टू तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान, ओके, एंड वो दोनों ही तालिबान के अगेंस्ट है, तो इसलिए भी ये चाहेगा ईरान की अफगानिस्तान रीजन में तालिबान टेक ओवर ना करे, इस कारण से इंडिया का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। And India needs to improve its implementation record in the infrastructure project. What India needs to do is that it needs to improve its infrastructural implementation. जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्लीमेंटेशन होता है उसको इंप्रूव करने की जरूरत जरूर है इंडिया को, क्योंकि इंडिया बहुत बेकार तरीके से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन होता है और इस कारण से बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से छूटती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं कारण से बांग्लादेश श्रीलंका में कई जगह हमको सफर करना पड़ा है, और जब हम सफर करेंगे तो चाइना जरूर उसका एडवांटेज उठाएगा। सो दिस इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। दिस वाज आर्टिकल 1, आई होप यू गॉट clarity regarding that. दूसरा जो आर्टिकल है वह यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गाइडलाइंस दैट स्कोर लो। ना यूजीसी ने गाइडलाइन दी थी एग्जामिनेशन के लिए। अब देखो गाइडलाइंस क्या थी मैं बताता हूँ। गाइडलाइंस ये थी कि अगर फाइनल ईयर में स्टूडेंट नहीं है, फाइनल ईयर में अगर स्टूडेंट नहीं है तब तो उसको प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन अगर फाइनल ईयर में है तो उसका एग्जामिनेशन पेन पेपर मोड या ऑनलाइन मोड में लेना कंपलसरी है। नाउ दिस हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी स्टेट, फॉर एग्जांपल पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, तमिलनाडु, सबने इसका अपोज किया है। ऑथर का ये कहना है बेसिकली द गाइडलाइंस state that performance examination is necessary for the reflection of competence, performance and credibility। तो ऑथर ने कहा है कि यूजीसी का कहना है कि एग्जामिनेशन इज एसेंशियल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंस,
क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीज़ें सिर्फ एग्जाम से ही आती हैं। ऑथर ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत एक आइडिया है कि अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एग्जाम बेसिस पे आप किसी को मतलब जज कर सकते हो, तो दिस अ वेरी रॉन्ग क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि ऑथर का ये कहना है कि इंडिया में जो एग्जामिनेशन है दे आर स्टिल अ मगअप प्रोसेस, जिसमें याद करके आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद करके एग्जाम में कोट करना पड़ता है, ठीक है ना। एंड दे मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस इन इंडिया मेयरली टेस्ट द रिकॉलिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। वो केवल रिकॉल करने की एबिलिटी को ही टेस्ट करती है कि आपने कितना याद किया और आपको कितना रिकॉल रहता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है इसमें वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन इंडिया आर not trained to set a good paper. Okay, Indian teachers are not trained to set up a good paper. This is what the second argument of the author is there. तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि अच्छा पेपर ही सेट करने वाला नहीं है, दूसरी चीज आप केवल उसकी याद करने की एबिलिटी को याद देख रहे हो। सो इज दैट द गोल ऑफ आवर एजुकेशन? क्या यही गोल है एजुकेशन का? तीसरी चीज ये कि एग्जामिनेशन जो चलते हैं वन साइज फिट्स ऑल वाले क्राइटेरिया पे चलते हैं। सारी यूनिवर्सिटी ये सारी इन सबके एक क्राइटेरिया पे एग्जामिनेशन रख लेते हो। बट व्हाट इज दिस? इज दिस द वे टू मतलब कि टेस्ट द इंटेलिजेंस, टेस्ट द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, की वन साइज फिट्स ऑल वाली कैपेबिलिटी से आप आगे बढ़ोगे? ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि यूएसए और इन जैसी कंट्रीज में जो है वहां पे देयर इज नथिंग लाइक अ यूजीसी इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूजीसी जैसी कोई बॉडी नहीं है। इनफैक्ट यूजीसी जब बनाया गया था तो उसको एक थिंक टैंक के रूप में ही बनाया गया था, मतलब उसको केवल फंड ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन की तरह बनाया गया था। इट वाज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू ग्रांट फंड्स टू द यूनिवर्सिटीज एंड ऑल। बट लेटर ऑन उसके बाद उसमें कोऑर्डिनेशन, एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें भी उसके अंदर डाल दी गई। तो एक कुछ समय के बाद यूजीसी जो था दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू एन रेगुलेटर ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। तो वो एजुकेशन सेक्टर का रेगुलेटर बन गया। जो बॉडी केवल आपको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी, धीरे धीरे उसमें आप काम ऐड करते गए और उसको एक रेगुलेटर की तरह आपने प्रेजेंट कर दिया। एंड दिस इज व्हाट इज हैम्परिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखो तो हायर एजुकेशन इज हाईली ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर फंडेड। व्हाट द ऑथर इज सेइंग दैट इट इज ओवर रेगुलेटेड एंड अंडर फंडेड। अगर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है आज हायर एजुकेशन में वो ये है कि फंड क्रंचेस बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में। दूसरी चीज उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है, दे डोंट हैव द ऑटोनॉमी। उनका सिलेबस ऊपर से सेट होके आता है, उनके टीचर्स का करिकुलम सेट होके आता है, उनको कितने लेक्चर में क्या चीज पढ़ानी है ये सब चीजें सेट होके आती हैं। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी अगर आप नहीं देखो तो टीचर्स क्या करेगा फिर? अगर मान लो आपने किसी एक टॉपिक में 2 लेक्चर अलॉट कर दिए कि यू हैव टू गिव स्टूडेंट्स नोट्स इन 2 लेक्चर्स और 3 लेक्चर्स, तो वो 2-3 लेक्चर हो सकता है वो 6 लेक्चर का टॉपिक हो। तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ये जो मोनोपोलाइज कर लिया गया है एजुकेशन सिस्टम को, उस कारण से काफी दिक्कतें जो यूनिवर्सिटीज उनको फेस करनी पड़ रही हैं। दे नीड ऑटोनॉमी प्लस दे नीड ऑटोनॉमी इन फंडिंग ऑल्सो। उनको फंडिंग भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे। सो दिस वाज द आर्गुमेंट गिवन बाय द ऑथर। ठीक है, अब ऑथर ने कहा है कि जो अभी रिसेंटली जो गाइडलाइंस आई है उसमें लास्ट ईयर के लिए ये वाला सिस्टम नहीं था कि उन बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाएगा, मतलब उनके क्राइटेरिया पे। तो ऑथर ने अब इसकी प्रॉब्लम्स बताई कि अगर वायरस इसी तरीके से स्प्रेड होता रहा, जैसा कि हम देख रहे हैं 35-40,000 एक दिन में केसेस आ रहे हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूनिवर्सिटीज टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन एंड एनी हाउ दे हैव टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले भी नहीं कर सकते। यूजीसी ने एक डिलेड टाइम टेबल दे दिया है, तो उस कारण से पूरा जो करिकुलम है नेक्स्ट ईयर का भी वो इफेक्ट होगा। देन दिस इज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी ऑल्सो। ऑथर का कहना है कि ये काफी डिस्क्रिमिनेटरी भी है। नाउ व्हाई इज दिस डिस्क्रिमिनेटरी? तो ऑथर का रीजन ये है कि सबके पास, अगर मान लो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होते हैं, तो सबके पास ऑनलाइन एग्जाम देने की क्षमता नहीं है। सबके पास लैपटॉप, या आप बोलो कि मैंडेटरी लैपटॉप होना चाहिए, तो वो चीज नहीं है। दूसरी चीज, अगर शॉप्स बंद रहेंगी तो बाहर जाके एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तीसरी चीज, आप कैसे गारंटी करोगे कि अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो वहां पे वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस है। चौथी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है तो किसी के पास इंटरनेट नहीं है, किसी के पास लैपटॉप तो है पर इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे जो वेल ऑफ फैमिली के लोग हैं, जो अच्छे से सब चीजें मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए तो ठीक है। बट जो पुअर फैमिली, पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं, क्योंकि हर जगह अच्छे ऐसे लोग तो नहीं है जहां जिनके पास लैपटॉप हो, जिनके पास सारी फैसिलिटीज हो, तो यहाँ पे ये काफी डिस्क्रिमिनेटरी भी हो जाएगा कि प्रिविलेज्ड को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा एंड जो प्रिविलेज्ड नहीं है वो पीछे रह जाएगा। एक और चीज ऑथर ने यहाँ पे बोला कि व्हाट इज बैफलिंग इज दैट कि केवल एक सेमेस्टर की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस पे पूरी क्रेडिबिलिटी आपने जज कर ली। अगर कोई बंदा 10 सेमेस्टर तक वहां काम कर रहा है और आप 9 सेमेस्टर आपने एग्जाम लिए हैं, एक सेमेस्टर अगर आप एग्जाम नहीं लेते हो तो आप ये बोलते हो कि इट इज हैम्परिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ दैट स्टूडेंट। तो क्या सिर्फ एक सेमेस्टर के एग्जामिनेशन पे उस पूरे करिकुलम का या पूरा जो 5 साल का उसका वो था, उसका पूरा इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंस आप उस एक सेमेस्टर से जज करोगे? सो दिस इज अनदर थिंग विच इज वेरी पुअरली हैंडल्ड बाय द यूजीसी। तो ये पूरा आर्टिकल में डिस्कशन किया गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। एंड इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं। तमिलनाडु इमर्जेस एज टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो अभी एक सर्वे किया गया है, सर्वे बाय प्रोजेक्ट सर्वे। इस प्रोजेक्ट सर्वे को किया है प्रोजेक्ट टुडे ने। ओके, इट इज एन इंडिपेंडेंट फर्म दैट ट्रैक्स द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। ठीक है, प्रोजेक्ट सर्वे नाम याद रखिएगा। प्रोजेक्ट सर्वे कौन करता है? प्रोजेक्ट टुडे करता है, विच इज एन इंडिपेंडेंट फर्म ट्रैकिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। और इन्होंने ये पता किया है कि तेलंगाना जो है, तमिलनाडु जो है, दैट हैज इमर्ज्ड एज द टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तमिलनाडु में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट आया, फिर महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर में आया। ठीक है ना? तो तमिलनाडु इज गेटिंग द हाईएस्ट शेयर ऑफ दैट, देन महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश एंड देन योर जम्मू कश्मीर इज गेटिंग दैट। तो ये आपका प्रोजेक्ट सर्वे है, प्रोजेक्ट टुडे द्वारा किया गया, उसमें ये पता चला है। आगे मूव करते हैं। एट यूनाइटेड नेशंस मीट मोदी कॉल्स फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी इकोसॉक की मीटिंग हुई तो उसमें यह कहा है कि प्रॉस्पेरिटी, सस्टेन्ड प्रॉस्पेरिटी जो है वो केवल मल्टीलेटरलिज्म से आ सकती है। मल्टीलेटरलिज्म मतलब मल्टीपल जो कंट्रीज एक साथ कनेक्ट होकर के कोई एक सिंगल पोल ऑफ पावर ना बने, सिंगल पोल ऑफ पावर ना बने, या बाइलेटरली भी नहीं, मल्टीलेटरली मतलब अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में, कोऑपरेटिव वे में आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप प्रॉस्पेरिटी को, ट्रू प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने बात की रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशंस की। देयर इज अ नीड ऑफ रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूएनएससी में भी रिफॉर्म की जरूरत है। पावर अभी भी कुछ एक पावरफुल कंट्रीज के हाथ में है, दैट शुड नॉट हैपन एंड देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म। इकोसॉक की अगर बात करते हैं तो इकोसॉक स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, विच इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। क्वेश्चन फॉर यू इज दैट विच आर द अदर 5? अलग से 5 जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो इकोसॉक इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो बाकी के 5 कौन से? दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इट फंक्शंस एज सेंट्रल मैकेनिज्म टू ऑल द एक्टिविटीज विद इन द यूएन एंड ऑल्सो इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इन द सोशल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डोमेन। जैसे कि इकोसॉक की भी बहुत सारी अलग अलग एजेंसी है, जैसे कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इकोसॉक के अंदर ही आती है। तो इसकी अलग अलग एजेंसीज रहती हैं स्पेशलाइज, जो कि फिर इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल, इन हर डोमेन में काम करती हैं। ठीक है ना? इकोसॉक की बात करें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस बाय यूएन चार्टर इन 1945। इट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉलो अप टू द यूनाइटेड नेशन समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 1945 के उसके थ्रू ही बनाया गया था। तो ये आपको बाकी फैक्ट्स मैंने इकोसॉक के बारे में बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। 270 मिलियन इंडियंस लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी बाय यूपीए। तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई जो है, उसने स्टडी किया, उसमें पता किया कि 270 मिलियन इंडियंस थे, दे वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी बाय द कांग्रेस लेड यूपीए, जो अलायंस था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसके थ्रू ये निकले थे। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं ओपीएचआई यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की। इट्स एन इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर विद इन द ऑक्सफोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक सेंटर है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि एक रिपोर्ट आती है मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स आती है। ठीक है ना? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो निकालता है वो यूएनडीपी और ओपीएचआई ही निकालता है। तो यूएनडीपी और ओपीएचआई आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आपका हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ों को भी इनकम के साथ साथ इंक्लूड किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है? अगला है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस प्ली फॉर सिंगल करिकुलम। अब एक प्ली गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप सीबीएसई, आईसीएसई, अलग अलग स्टेट बोर्ड, ये सब हटा करके एक सिंगल करिकुलम कर दो, यूनिफॉर्म करिकुलम कर दो, सबके लिए स्टैंडर्ड कर दो। इसका एक रीजनिंग बहुत सही लगा था मुझे, जरूर इसको सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है, लेकिन इसकी जो रीजनिंग दी गई थी वो ये दी गई थी कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आज भी सीबीएसई पैटर्न है।
सीबीएसई के ऊपर बेस्ड है। चाहे आप AIEEE देख लो, चाहे आप कोई एग्जाम देखो, वो सीबीएसई पैटर्न बेस्ड है, ना कि आईसीएसई या दूसरे पैटर्न बेस्ड। यूपीएससी भी एनसीईआरटी के बुक्स के लिए बोलता है, यूपीएससी एनसीईआरटी के बुक्स बोलता है, एनसीईआरटी आपकी सीबीएसई के अंतर्गत रहती है। तो ऑथर का ये कहना है, ये जो जिन्होंने पिटीशन डाली उसका ये कहना था कि ये सारी चीजें जो है वो सीबीएसई को बेनिफिट देती है। इस कारण से होना क्या चाहिए कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना लो, सीबीएसई आईसीएसई कोई अंतर ही ना रह जाए। अगर अंतर ही नहीं रहेगा तो किसी कोई डिस्क्रिमिनेटेड फील नहीं करेगा और सब एक इक्वल स्टैंडर्ड में जज जाएंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको दरकिनार कर दिया। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। यहाँ पे एफएमसीजी सेल्स इन जून एट प्री कोविड 19 लेवल्स। तो एफएमसीजी की सेल्स बढ़ के प्री कोविड 19 में पहुंच गई हैं। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एक ऐसे प्रोडक्ट विच आर सोल्ड क्विकली एट अ रिलेटिवली लोअर कॉस्ट। एग्जाम्पल जैसे कि नॉन ड्यूरेबल हाउस होल्ड गुड्स, पैकेज्ड फूड, बेवरेजेस, टॉयलेटरीज, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ये सारी जो है ये एफएमसीजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो ये इनके जो सेल्स हैं वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गई हैं। सो दिस वाज टुडेज न्यूज़पेपर। थोड़ा कल के न्यूज़ में देख लेते हैं अब। तो कल की न्यूज़ में अगर आए हम 17 जुलाई की न्यूज़पेपर में, तो फ्रंट पेज में एक न्यूज़ थी, इंडिया रजिस्टर्ड स्टीप डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो है इंडिया में वो डिक्लाइन कर गया है फ्रॉम 122 जो कि 2015-17 में था, एंड 14-16 में देखा जाए तो 130 था। तो 2015-17 में 122 आया और अभी 16 से 18 के बीच में 113 आया। तो द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैज डिक्लाइन। तो ये आपको याद रखना है, दिस हैज बीन द केस। और ये जो सर्वे आया है ये इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ने ये सर्वे बताया है इसके बारे में। सो दैट इज द थिंग। आपको याद रखना है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है वो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ। हर 1 लाख लाइव बर्थ में कितनी मैटरनल डेथ्स होती हैं, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ दैट, एंड वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहलाता है। ठीक है ना। एंड आपका एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट 3.1 है, मतलब जो थर्ड गोल का टारगेट फर्स्ट है 3.1, वो डील करता है बाय दे वांट टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के रिगार्डिंग है और वो चाहता है कि जो डिक्लाइन हो जाए वो बहुत, मतलब वो तो 2 डिजिट में चाहता है। ठीक है ना, दे वांट 2 डिजिट डिक्लाइन इन दैट। ओके, तो ये चाहते हैं 70 पर लाना चाहते हैं। ओके, they want the ratio to be 70 per 1 lakh birth। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द डिमांड ऑफ एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैटरनल डेथ इज द डेथ ऑफ अ वुमन while pregnant और within 42 days of termination of pregnancy। तो मैटरनल डेथ अगर WHO के अकॉर्डिंग देखे जाए तो मैटरनल डेथ का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ या तो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए या 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है ना, फ्रॉम एनी कॉज रिलेटेड टू एग्रावेटेड बाय प्रेगनेंसी और इट्स मैनेजमेंट। तो वो आपका कहलाता है मैटरनल डेथ। लेकिन अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो पर 1 लाख लाइव बर्थ जो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स होती हैं वो आपकी कहलाती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो दिस इज वाज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स था जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। So you can move with me. No postal ballot facility for voters above 65 years of age, इलेक्शन कमीशन। तो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने आपको न्यूज में बताया था कि इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड कर रहा है कि 65 से ऊपर वाले जो एज के लोग रहेंगे उनको भी पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी जाएगी। बट इंफ्रास्ट्रक्चरल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को देखते हुए इलेक्शन कमीशन का अब ये कहना है कि जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें 65 के ऊपर के जो वोटर्स रहेंगे जो बिहार में होने वाले हैं उसमें उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी नहीं रहेगी। तो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी रहेगी किसके लिए? ये फैसिलिटी रहेगी इलेक्टर्स अबव 80 इयर्स ऑफ एज, जिनकी 80 साल से ज्यादा की एज है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जिनके डिसेबिलिटी है, या एसेंशियल सर्विस वर्कर जो एसेंशियल सर्विसेज में वर्कर्स हैं उनको ये चीज फैसिलिटी रहेगी। अदरवाइज ये 65 से ऊपर वाला जो नियम था वो अब नहीं रहेगा एंड उनको नहीं मिलेगी। ईरान हैड गॉन साइलेंट ऑन द रेल प्रोजेक्ट। इंडिया ने क्लैरिफाई किया है कि ईरान जो था उसने 2019 के बाद कोई अपना वो नहीं दिखाया चाबहार जहेदान रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट ये थी कि ओएनजीसी की जो फॉरेन आर्म है, यानी कि ओएनजीसी की तरफ से जो फॉरेन में डील करता है, जैसे कि जिसको कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड बोलते हैं, ओवीएल बोलते हैं,
वो आउट है फ्रॉम द फरजाड बी गैस फील्ड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट। तो फरजाड बी गैस फील्ड जो एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट था, इसमें ओवीएल था, इंक्लूडेड था ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। और फरजाड बी गैस जो फील्ड है वो ईरान की बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड थी, जिसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, ये एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। तो ओएनजीसी की जो फॉरेन नाम ओवीएल थी वो भी इस प्रोजेक्ट से बाहर है। दिस हैज बीन कंफर्म, एमी हैज कंफर्म दैट इंडिया इज नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन द फरजाड बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट, where ONGC had originally signed an agreement for exploration in 2002। तो ONGC ने 2002 में इसका एक्सप्लोरेशन का किया था फरजाड बी गैस फील्ड का, बट नाउ इंडिया इज आउट फ्रॉम दैट एज वेल, इंडिया उससे बाहर हो चुका है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। जुडिशियल रिव्यू कांट बी डन प्रायर टू स्पीकर डिसीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, हम डिस्क्वालिफिकेशन जो 10th शेड्यूल में होता है एंटी डिफेक्शन को लेकर के, वो हम तभी कर सकते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू जब स्पीकर अपना डिसीजन दे दे, ठीक है ना। स्पीकर और चेयरपर्सन मेक्स अ फाइनल डिसीजन ऑन दैट, तब उसके बाद डिसीजन होगा। ये एक इंपॉर्टेंट केस है जो कि आपके 10th शेड्यूल से जुड़ा है, उसको किहोतो हॉलहन केस बोलते हैं। किहोतो हॉलहन वर्सेस जचीलू एंड अदर्स केस बोलते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट केस है। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी मेड अवेलेबल एट अ प्रायर स्टेज टू द डिसीजन ऑफ द स्पीकर और चेयरपर्सन। तो उनके डिसीजन के बाद ही हो सकता है, जो भी प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस होगा उसके बाद ही होगा। CPWD सेट्स अप एन इंटरनल थिंक टैंक। अब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसने अपना एक इंटरनल थिंक टैंक बनाया है, मेंट टू हेल्प और फॉर्मुलेट एक्शन प्लान्स ऑन पॉलिसीज, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड अदर इश्यूज फेस्ड बाय द कंस्ट्रक्शन एजेंसी। तो CPWD जो प्रॉब्लम्स फेस करता है प्रोडक्टिविटी को लेकर के, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, उन सबको दूर करने के लिए उसने अपना इंटरनल थिंक टैंक बना दिया है। इसका नाम है चेंज मैनेजमेंट कमेटी। याद रखिएगा, CPWD ने चेंज मैनेजमेंट कमेटी बनाया है। CPWD के बारे में अगर आपको मैं बताऊं फैक्ट्स, तो CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कहलाता है, कॉमनली रिफर्ड टू एज CPWD। इट्स अ प्रीमियर सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ पब्लिक सेक्टर वर्क। तो पब्लिक सेक्टर में काम करता है, जैसे हैंडपंप वैंडपंप, ये सब चीजें, कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं, जो अपना गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो बंगलों का निर्माण करते हैं, ये सारी चीजें CPWD के अंदर ही आता है, ठीक है ना। अब ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो कि अभी इसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कर दिया गया है, उसके अंदर आता है रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर, स्टेडियम, ऑडिटोरियम्स, बंकर्स, है ना, ये सारी चीजें का निर्माण करता है। और CPWD इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस हुआ था 1854 में, जब लॉर्ड डलहौजी ने रिफॉर्म्स किए थे, तो 1854 में CPWD का डिपार्टमेंट उसने बनवाया था। तो ये आपको यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है ना। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। IATA न्यूज में था, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बोलते हैं। इट्स अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स एयरलाइंस फाउंडेड इन 1945। 1945 में बना था, ट्रेड एसोसिएशन है वर्ल्ड एयरलाइंस का। एंड IATA हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कार्टेल। इसको एक कार्टेल की तरह डिस्क्राइब किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे इसने टेक्निकल स्टैंडर्ड सेट करने के साथ साथ प्राइस फिक्सिंग का काम भी करना शुरू कर दिया था, इस कारण से इसको एक कार्टेल बोला जाता है। IATA को 1945 में बना था, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कहलाता है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1945, इसको याद रखेगा। So this was something important. I hope you got clarity regarding that as well. So आगे मूव करते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली टू रिमेन एलिवेटेड इन द कमिंग मंथ। जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल मतलब कि जो आपको रिटेल प्राइसेस रिटेल शॉप से मिलता है, वो रिटेल इन्फ्लेशन कहलाता है। यहाँ पे एक नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है वो एक कंबाइंड ऑफिस है, जिसमें कि CSO प्लस आपका NSSO आ गया है। बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि CSO को NSSO से मिलाने के लिए बात की गई थी 2019 में। CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO CSO को मिला करके नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बनाने की बात की गई थी। सो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।